हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, हम लोग का आज का जो क्लास है वह पूरी तरह से डेडिकेटेड है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर अर्थात जेटीओ एग्ज़ाम के प्रति। इस क्लास में हम लोग किसी न किसी जेटीओ एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। सारे प्रश्नों का हम लोग काफ़ी विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आप अपने बगल में एक नोटबुक भी रखे हुए रहेंगे और आप को जहाँ लगे कि इस चीज़ को नोट करना है, आपको नोट भी करते चले जाना है, क्योंकि मैं एक एक प्रश्न को काफ़ी विस्तार से बताता हूँ, काफ़ी विश्लेषणात्मक तरीके से बताता हूँ, इसलिए सीखने के लिए आपको काफ़ी कुछ प्राप्त होंगे। इसलिए शुरू से अंत तक ज़रूर इस सेशन से जुड़े हुए रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, एक सूचना है आप लोगों के लिए। यदि आप जेटीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेटीओ से रिलेटेड मॉक्स उपलब्ध है। एनवीएस जेटीओ का जिस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 फुल लेंथ मॉक्स आपको प्राप्त हो रहे हैं और चैप्टर वाइज मॉक्स भी आपको अनगिनत प्राप्त हो रहे हैं। लगभग 4000 के करीब आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। और भी अन्य तरह के कोर्सेज उपलब्ध है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 मंथ का एसएससी जीएसटी का कोर्स है, एनवीएस का कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है, एनआईसीएल का कोर्स बहुत पहले से ही चल रहा है। आप एसएससी जीएसटी 2024 के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करना चाहते हैं और अंतिम रूप से चयनित होना चाह रहे हैं तो आज आप अभी से जुड़िए हमसे। क्लासेस जो है, लाइव क्लासेस, वो 5 मई से प्रारंभ होने वाली है। फ्रेंड, जितने भी कोर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वे सारे के सारे कोर्सेज़ के लिए आपको कोई किताब वगैरह की ज़रूरत नहीं। काफ़ी वृहत पाठ्यक्रम आप लोगों के लिए उपलब्ध है। इन सभी कोर्सेज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब फ्रेंड, हम लोग सबसे पहला प्रश्न इस सेशन का लेते हैं। ये जो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वह अनुवाद पर आधारित है। मैंने पूछे हुए प्रश्न को इसलिए आप लोगों के समक्ष में लाया हूँ, उसका विश्लेषण करने के लिए मैं यहाँ पर तत्पर हूँ, ताकि आपको पैटर्न का पता चले कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जेटीओ के एग्ज़ाम में और उसी अनुरूप आपको तैयारी भी करना है। पहला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं, अंग्रेजी में है। यहाँ पर इसका आपको अनुवाद करना है। 4 विकल्प में आपको एक सही विकल्प चुनना है। ओके, पढ़ते हैं कि क्या है हम लोगों का अंग्रेजी का वाक्य। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स। यहाँ पर हम लोगों को जानना है, पहले ही बिना ऑप्शन को देखे हुए ही आपको एक मोटा मोटी भाव निकाल लेना है। ठीक है, अगर आप पारंगत हो जाते तो मोटा मोटी भाव क्यों निकालेंगे, आप काफ़ी सटीकता से आप उसका अनुवाद कर पाएंगे और आप एकदम सही विकल्प तक पहुंच पाएंगे और इस तरह से आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। देखिएगा, दिस इज़ बिकॉज का मतलब होता है यह इसलिए कि, है ना, ऐसा है इसलिए क्योंकि। इसके बाद है इन द सिटी एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस है। पीपल हम लोगों का सब्जेक्ट है। देखिएगा, चाहे आप हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हो, चाहे अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कर रहे हो, आपको सब्जेक्ट की पहचान करना है, ऑब्जेक्ट की पहचान करना है, किस तरह का वर्ब का प्रयोग हुआ है उसकी पहचान करना है, किस तरह के पार्ट ऑफ स्पीच को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि उन सभी चीज़ों की पहचान आप तत्क्षण नहीं करेंगे तो एक तो लेट होगा और जितना लेट होगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके लिए उत्पन्न होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लेने हैं, तभी इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप बहुत जल्दी 1 मिनट से भी कम समय में आप सटीकता से प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिएगा, पीपल यहाँ पर हम लोगों का क्या है, सब्जेक्ट है और इन द सिटी क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सेल्डम क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके, और जिस भी तरह का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, सबका अपना अपना जगह होता है वाक्य में। आपको वाक्य का विन्यास पर आधारित ट्रांसलेशन अवश्य करना चाहिए। ओके, और हमारा जो कोर्स है वो इन सब चीज़ों पर आधारित है। आपका बेसिक से लेकर के एडवांस्ड तक आप की तैयारी होती है।
बाय द वे ये ग्रो क्या है, ग्रो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब होने के कारण से देयर ओन वेजिटेबल्स क्या है, ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, भाव निकाल लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज, यहाँ आंसर है कि ऐसा इसलिए कि शहरों में, नगरों में लोग, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार या ना के बराबर या विरले ही, ऐसा हम लोग देंगे, है ना। नगरों में लोग मुश्किल से या नहीं के बराबर या विरले ही अपनी सब्जियां उगाते हैं। ठीक है, ऐसा भाव निकल कर के आ रहा है। यदि हम लोग अब पहला विकल्प को देखते हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, ऐसा क्यों है कि शहरी लोग कभी कभार ही अपनी सब्जियां उगाते हैं। इसको पढ़िए और विश्लेषण करिए और पता लगाइए कि क्या यह सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य है, नहीं है यह। यहाँ पर तो प्रश्न पूछने का भाव आ रहा है, ऐसा क्यों है। और जो हम लोगों का यहाँ पर सोर्स लैंग्वेज देख पा रहे हैं, यह इंट्रोगेटिव है नहीं, यह आंसर है। यहाँ पर इस यदि हम लोग ट्रांसलेशन इस सेंटेंस का करेंगे तो क्या होना चाहिए, ऐसा क्यों है, मतलब वाई इज़ इट, ऐसा सेंटेंस से जाना चाहिए। वाई इज़ इट दैट इन द सिटी पीपल रेयरली ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स। यह प्रश्नात्मक वाक्य है, इसलिए हम लोग मदर सेंटेंस के अनुरूप इसका अनुवाद नहीं देख रहे हैं, इस कारण से पहला विकल्प यहाँ नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरे विकल्प पर हम लोग चलते हैं, दृष्टि डालते हैं। ऐसा इसलिए है कि शहरी लोग उनकी अपनी सब्जियां उगाते हैं। उनकी क्यों होगा यहाँ पर, है ना। यह इस हिंदी वाक्य में त्रुटि है, अशुद्धि है, इस कारण से दूसरा को भी हम लोग छोड़ेंगे। तीसरा पर हम लोग फोकस करते हैं, यह क्या है, ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जियां उगाते हैं। ये वाला हो सकता है क्योंकि सेल्डम के लिए हम लोग विरले शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसा इसलिए है, यह एक आंसर है, इसमें कोई प्रश्न पूछने का भाव नहीं निकल करके आ रहा है। अपनी सब्जियां मतलब ओन वेजिटेबल्स, है ना, अपनी सब्जियां उगाते हैं। यह सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इस कारण से यहाँ पर हम लोग इसे सही देख रहे हैं। तीसरा ही आंसर होगा, हालांकि हम लोग चौथा भी देख लेते हैं। ऐसा है कि शहरों के लोग प्रायः अपनी सब्जियां उगाते हैं। यहाँ पर फिर विरले वगैरह शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसा है कि इट इज़ सो, इस तरह का यहाँ पर भाव अंग्रेजी में आना चाहिए, और यह अधूरा है, भाव दे रहा है, इस कारण से चौथा नहीं होगा। ठीक है, इस यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं पहला का जो आंसर होगा वह तीसरा होगा। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट। डोंट वरी सेंटेंस कैसा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसका अनुवाद भी आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही होना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल अवश्य रखेंगे। डोंट वरी टू मच, है ना, चिंता ना करें, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। डोंट वरी टू मच, टू मच मतलब आवश्यकता से ज़्यादा, अधिक आप चिंता ना करें, है ना। आप आवश्यकता से अधिक चिंता ना करें। किसको लेकर के, अबाउट दिस मैटर, अबाउट दिस, इस बात को लेकर के, इस बारे में आपको आवश्यकता से अधिक चिंता करना नहीं है, हाँ, या ना करें, आप ना करें। फॉर द मोमेंट, फॉर द मोमेंट कहने का मतलब हो गया कि कुछ क्षण के लिए, फिलहाल, कुछ देर के लिए। ठीक है, तो यदि हम लोग ओवरऑल इसका ट्रांसलेशन करें बिना विकल्प को देखे हुए, तब हम लोग ऐसे कह सकते हैं, पीछे से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे कि कुछ देर के लिए, आप कुछ देर के लिए इस बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब विकल्प को देखते हैं। अभी के लिए इस बारे में अधिक चिंता ना करें, अभी के लिए इस बारे में अधिक चिंता ना करें, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। अभी के लिए, फॉर द मोमेंट मतलब अभी के लिए, है ना, फिलहाल, इस क्षण, ओके, इस बारे में अधिक चिंता ना करें, अधिक, टू मच, ये हो सकता है। हालांकि पहला ही वाक्य को हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त होकर के
नहीं इसको अभी अभी लेकर के चलेंगे, इसको अब हम लोग रिज़र्व में रखते हैं, दूसरा भी देख लेते हैं, है ना। एक बार कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आप इस बारे में कोई चिंता ना करें, यहाँ पर कोई चिंता करने की बात हो रही है। कोई यहाँ पर तो कह रहा है कि ज़्यादा चिंता नहीं करने की बात हो रही है, यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी तरह की कोई चिंता ना करें। भाव में यहाँ पर बदलाव आ गया, इस कारण से दूसरा नहीं होगा। तीसरा को हम लोग देखते हैं। अभी इस बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। यू हैव नॉट टू वरी अबाउट दिस फॉर द मोमेंट। लेकिन ऐसा तो यहाँ पर नहीं है, इस तरह का भाव यहाँ पर नहीं है, इसलिए तीसरा भी नहीं होगा। अभी अधिक चिंता ना करें इस समय, ये तो त्रुटि है इस वाक्य में, है ना। इस कारण से हम लोगों ने देखा कि दूसरा का सही जो उत्तर होगा वह पहला होगा। ओके, अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? इट इज़ सिग्निफिकेंट। इट इज़ सिग्निफिकेंट मतलब यह महत्वपूर्ण है ना। यह महत्वपूर्ण है दैट द जज डिसाइडेड द मैटर, कि जज हम लोगों का सब्जेक्ट है कि न्यायाधीश इस मामले पर फैसला सुनाया। जज ने, न्यायाधीश ने इस मामले पर फैसला सुनाया या इस मामले पर फैसला दिया। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, साक्ष्य, सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य को के आधार पर, सिर्फ साक्ष्य के आधार पर, केवल साक्ष्य के आधार पर। तो कुछ ऐसे हुक्स है, कुछ ऐसे की सेंस है जिसको लेकर के आपको पहले से सोच लेना है कि इस तरह के जो सेंस है, अगर किसी भी विकल्प में आ रहा है तब वही हमारा सही उत्तर होगा, अन्यथा नहीं होगा। पहला हम लोगों का ऑप्शन क्या है? वजनदार बात है। वजनदार बात है, हाँ। कि तो वजनदार बात तो यह है कि न्यायाधीश ने प्रमाणों के आधार पर फैसला सुनाया। वजनदार बात तो यह है, काफ़ी यहाँ पर जोर दिया गया है इस चीज़ को लेकर। और दूसरा क्या है कि केवल का भाव को यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया है, इसलिए हम लोग पहले को नहीं लेकर के चलेंगे। ठीक है, आपको पारखी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ को छोड़ा गया है, टेंस का सही प्रयोग हो रहा है कि नहीं, भाव जैसा आपके सोर्स लैंग्वेज में है वही भाव आपके टारगेट लैंग्वेज में है या नहीं है। आपको काफ़ी एक्टिव रहना है, आपको अक्यूमेन का सहारा लेना है। दूसरा क्या है? यह महत्वपूर्ण बात है। यह महत्वपूर्ण बात है कि न्यायाधीश ने साक्ष्यों को प्रस्तुत करके निर्णय दिया। देखिएगा, न्यायाधीश साक्ष्य को नहीं प्रस्तुत कर रहा है, प्रस्तुत तो करता है लॉयर्स ना। न्यायाधीश क्या करते हैं? वे लॉयर्स के दलीलों को सुनते हैं, उनके आर्गुमेंट्स को सुनते हैं और उसके आधार पर, उनके द्वारा जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है उनके आधार पर न्यायाधीश फैसला सुनाते हैं। न्यायाधीश तो साक्ष्य तो प्रस्तुत नहीं करके फैसला सुनाएंगे, है ना। यहाँ पर भाव ही गलत दे रहा है, इसलिए दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा देखिएगा, उल्लेखनीय बात यह है कि न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यों को आधार पर ही, के आधार पर ही, ऐसा होना चाहिए के आधार पर ही मामले पर निर्णय लिया, है ना। उल्लेखनीय बात है, लेकिन देखिएगा उल्लेखनीय कह रहा है। उल्लेखनीय के लिए हम लोग कौन सा अंग्रेजी का भाव देंगे? उल्लेखनीय बात है तो इट इज़ नोटेबल, NOTABLE, इट इज़ नोटेबल। उल्लेखनीय बात उसके लिए आएगा, लेकिन यहाँ पर तो इट इज़ सिग्निफिकेंट है, इस कारण से हम लोग तीसरे को छोड़ देंगे। बचा है हम लोगों के पास एक ही विकल्प और वह है फोर्थ वन। यह क्या है? पढ़ लेते हैं। यह महत्वपूर्ण है। चलिए, इट इज सिग्निफिकेंट के लिए तो सही है। यह महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश ने केवल साक्ष्यों के आधार पर ही मामले पर निर्णय लिया। ऑब्वियसली चौथा हम लोगों का यहाँ पर सही विकल्प होगा। कोई इशू? हम लोग अब फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ क्या है? मेन एंड वीमेन हु ज्वाइंड द संघ लेड सिंपल लाइव्स। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री, पुरुष और महिला, हु ज्वाइंड द संघ, जिन्होंने संघ से नाता जोड़ा या संघ में प्रवेश लिया,
या संघ से जुड़े वे सादगी भरा जीवन जीते थे। सारा जो भाव है वह पास्ट में है, प्रेजेंट में कहीं से भी नहीं है। भाव तो यही दे रहा है। इस वाक्य को, अंग्रेजी वाक्य को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, men and women joining the sangha led simple lives। ऐसा हम लोग जरूर कह सकते हैं। ज्वाइनिंग मतलब जुड़ने वाले, ठीक है, जुड़ने वाले या प्रवेश लेने वाले। हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, संघ से जुड़ने वाले पुरुष और महिलाएं सादगी भरा जीवन जीते थे। लीड मतलब कोई भी चीज़ को ले जाना, तो किस चीज़ को ले जाना? लाइफ को ले जाना है ना, जीवन को ले जाना। किस ओर ले जाना? सादगी की ओर ले जाना। तो एक की वर्ड को यहाँ पर या की फ्रेज पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अपने करियर को लेकर के किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लीजिएगा। जितना आप जॉब को लेने में डिले करेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ते चला जाएगा। ओके, पहला ऑप्शन देखते हैं, पुरुष और स्त्रियां जो संघ में आते थे सादगी से रहते थे। यहाँ रहने की बात हो रही है, यहाँ पर जीने की बात हो रही है। सादगी भरा जीवन जीते थे, ऐसा होना चाहिए था ना, रहने की बात नहीं है, इसलिए हम लोग इसको साइड करेंगे। ओके, दूसरा देखते हैं, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादगी भरा जीवन जीते थे। यही तो हम लोगों ने अभी भाव निकाला था, ये वाला हो सकता है। तीसरा देख लेते हैं, संघ में जो भी पुरुष और स्त्रियां आते थे। देखिएगा जो भी लगाया गया है यह एक एम्फेटिक भाव है, जोरदार भाव है, बल दे रहा है। तो ऐसा भाव यहाँ पर है नहीं, सोर्स लैंग्वेज में ऐसा भाव नहीं है, इसलिए इसको हम लोग साइड करेंगे। ओके, फोर्थ को देखेंगे, जिन्होंने भी, फिर यहाँ पर वही उसी तरह का भाव यहाँ पर दिया गया है जो कि सोर्स लैंग्वेज के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसको हम लोग साइड लाइन करेंगे। हम लोग देखते हैं कि दूसरा ही यहाँ पर सही विकल्प है। पांचवा को देखते हैं। पांचवा जो है वह इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पर आधारित है, फॉल बैक अपॉन। फॉल पर देखिएगा, आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो और इस तरह के प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आपके एनवीएस जेटीयू के एग्ज़ाम में, सीबीएसई जेटीयू के एग्ज़ाम में, केवीएस एग्ज़ाम में, केवीएस जेटीयू के एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। इस कारण से क्या करना है आप लोगों को कि कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कुछ अपने साथ एडवर्बियल पार्टिकल लेकर के, कभी प्रीपोजिशनल पार्टिकल को लेकर के अपने अर्थ पूर्णतः बदल लेते हैं। जैसे कि गो पर यदि हम लोग लेते हैं तो गो पर आधारित बहुत सारे आपके फ्रेजेस बनते हैं। गो थ्रू हो गया, गो बाई हो गया, गो अक्रॉस हो गया, गो ऑन हो गया, गो डाउन हो गया, है ना, गो अप हो गया, और गो थ्रू हो गया। बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस बनते हैं और सारे के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। थोड़ा सा चेंज आ जाता है तो अर्थ बदल जाते हैं। यहाँ पर फॉल पर भी आधारित बहुत सारे इडियम्स बनते हैं। तो गो हो गया, फॉल हो गया, गेट हो गया, आपका कट हो गया, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिस पर बार बार आपके इडियम्स पूछे जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि उन सभी शब्दों पर आधारित जितने भी इडियम्स निकल करके आए हैं डिक्शनरी में आपको दिखेंगे, सारे को का आप संकलन अवश्य कर लीजिए। ओके, और उसको लर्न कर लीजिए, उसका आप इस्तेमाल भी करिए, अपने कन्वर्सेशन में उसको यूज़ करिए, उसको अप्लाई करिए, अपने लेखनी में भी उसका प्रयोग अवश्य करें। फॉल बैक अपॉन का मतलब होता है सहारा लेना, है ना। सहारा लेना किस सेंस में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे? जैसे मुश्किल के समय में हम लोग किसी न किसी का सहारा लेते हैं। अगर किसी का सहारा नहीं लेते हैं तो भगवान का सहारा हम लोग तो अंत में लेते हैं, है ना। उसका ट्रांसलेशन हम लोग किस तरह से करेंगे? When I had not got any support from anybody, I fell back upon God।
या गॉड, फेल बैक अपॉन गॉड्स, फेल बैक अपॉन गॉड्स असिस्टेंस, ये भी कह सकते हैं। नहीं तो सीधा सीधी आप कहिए ना, आई फेल बैक अपॉन गॉड, ओके, मैंने भगवान का सहारा लिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इस इडियम का जो सही हिंदी रूप होगा वह सहारा लेना होगा। हालांकि हम लोग अन्य के बारे में भी जान ले, पीछे रह जाना के लिए हम लोग जो इडियम प्रयोग करेंगे वह होगा फॉल बैक या फॉल बिहाइंड। जैसे आप लोग यदि सही समय पर आप तैयारी करना शुरू नहीं कर देते हैं तो यह इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आप का चयन नहीं होगा, है ना। तो इस कारण से आपको चाहिए कि यू नीड नॉट टू फॉल बैक, पीछे नहीं आपको रहना चाहिए। यू हैव नॉट टू फॉल बैक, यू हैव नॉट टू फॉल बिहाइंड, यू हैव नॉट टू लैग बिहाइंड, आपको पीछे नहीं रहना है। आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे बढ़ जाएंगे, दे विल एक्सल यू, देन इट मीन्स यू हैव फॉलन बैक, यू हैव फॉलन बिहाइंड हिम, ओके। बाय द वे, दूसरा जो है यहाँ पर पूर्णतः असफल होना, इसके लिए हम लोग जो इडियम का प्रयोग करेंगे फॉल से संबंधित, वह हो जाएगा फॉल थ्रू। ठीक है, अगर हम लोग चौथे को लेकर के चलेंगे अस्त व्यस्त हो जाना, तो फॉल अपार्ट कहेंगे, उसकी सारी कोशिशें फॉल अपार्ट हो गई, ऑल हिज एफर्ट्स फेल अपार्ट। क्लियर हुआ? तो इन सभी चीज़ों को आप लर्न कर लेंगे, इस पर आपको नोट्स बना लेने हैं। छठा को देखिएगा, इन्स एंड आउट्स, यह एक नाउन फ्रेज है, ओके। इसका मतलब होता है हर तरह से, हर तरह की चीज़ें, पूरा विवरण, है ना, या डिटेल्स। इन्स एंड आउट्स मतलब ऑल डिटेल्स, ऐसा अंग्रेजी में इसको देंगे, ऑल डिटेल्स। जैसे कि तुम मेरे से कुछ भी नहीं छुपा सकते हो, क्योंकि आपका हम सब तरह की बातें, आपके हर तरह की बातों को मैं जानता हूँ, हर तरह के सीक्रेट्स को मैं जानता हूँ। तब कहेंगे यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी बिकॉज आई नो योर इन्स एंड आउट्स। पूरा विवरण मैं जानता हूँ, पूरा लेखा जोखा मैं जानता हूँ। यही होगा यहाँ पर सही उत्तर। मिला जुला करके सम एंड सब्सटेंस इडियम का प्रयोग करेंगे, फ्रेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और बाकी अंदर बाहर भीतरी और आंतरिक ये सब तो इडियमेटिक एक्सप्रेशन है नहीं। देखते हैं सातवां, दे टुक आउट रैलीज। रैलीज को हम लोग अंग्रेजी में जुलूस कहते हैं। आप हर में देखिए जुलूस दिख रहा है, यहाँ पर जुलूस के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दे टुक आउट रैलीज मतलब वे सभी या वे लोग जुलूस निकाले। एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज द सिग्नेचर कैंप। सिग्नेचर कैंप कैंपेन किसको कहते हैं? हस्ताक्षर अभियान। ऑर्गेनाइज मतलब चलाना, है ना, और भी है ऑल्सो। पहला देखते हैं, उन्होंने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। उन्होंने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर ऐसा रहता ना, वे जुलूस निकालें और हस्ताक्षर अभियान भी चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता। हालांकि इसको हम लोग रिजर्व में रखते हैं। दूसरा देखिएगा, उन्होंने जुलूस निकाला और एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, यहाँ पर भी नहीं दिया गया है, इस कारण से हम लोग दूसरे को छोड़ेंगे। तीसरा देखिएगा, उन्होंने जुलूस भी निकाले। जुलूस के साथ भी का कहीं पर भी भाव नहीं है, इस कारण से थर्ड को हम लोग हटाएंगे। चौथा को देखें, उन्होंने बाहर जुलूस निकाले, उन्होंने बाहर जुलूस निकाला, ऐसा होना चाहिए ना, और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, इसलिए इसको हम लोग साइडलाइन करेंगे। यही बहुत हद तक सही है। अब फ्रेंड हम लोग आठवां प्रॉब्लम को देखते हैं। आठवां प्रॉब्लम क्या है? आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। सरकार से प्रश्न पूछना, सरकार के बारे में प्रश्न पूछना, है ना, इज अ क्रूशियल टास्क, एक महत्वपूर्ण कार्य है। किसके लिए? प्रत्येक सांसद के लिए। प्रत्येक, पीछे से चलेंगे तो प्रत्येक सांसद के लिए सरकार के बारे में प्रश्न पूछना या सरकार से प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण कार्य है। पहला देखेंगे सरकार का सवाल पूछना। सरकार का सवाल
पूछना नहीं, सरकार से सवाल पूछना, ऐसा होता तो सही हो जाता। प्रत्येक सांसद के लिए महत्वपूर्ण कार्य है सरकारों से सवाल पूछना। सरकारों की बात ही नहीं किया जा रहा है, सरकार की बात किया जा रहा है। और ऐसे भी ये सीधा तरीके से यहाँ पर अनुवाद नहीं किया गया है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोकन ट्रांसलेशन, है ना, टूटा फूटा अनुवाद। जिस तरह से स्पोकन इंग्लिश कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रोकन इंग्लिश कहलाते हैं, तोड़ करके जो स्पोकन इंग्लिश को का प्रश्रय लेते हैं, तो ऐसे स्पोकन इंग्लिश को कहते हैं ब्रोकन स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, उसी तरह से आपका ट्रांसलेशन भी ब्रोकन नहीं होना चाहिए, और ये ब्रोकन ट्रांसलेशन है, इसलिए इसको हम लोग साइड लाइन करेंगे। तीसरा को देखिएगा, सरकार से सवाल पूछना सभी सांसदों के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। सभी यहाँ पर नहीं है, प्रत्येक है। यहाँ चौथा देख लेते हैं, सरकार से सवाल पूछना प्रत्येक सांसद के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। ये सभी तरह से यह खरा यहाँ पर उतर रहा है, इस कारण से चौथा हम लोगों को यहाँ सही विकल्प की पहचान करना है। नौवां को देखिए, दिस ट्रेवल और माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स। दिस ट्रेवल इस यात्रा, और माइग्रेशन प्रवसन या प्रवसन, टेक्स प्लेस होती है। इस तरह की यात्रा या प्रवसन पर्टिकुलर सीजन्स मतलब विशेष मौसमों के दरमियान होती है या घटित होती है सीधा सीधी पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इस तरह की यात्रा या प्रवसन विशेष मौसमों के दौरान होता है, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। इसको अभी हम लोग रिजर्व में रखते हैं। यहाँ देखिए, कुछ विशेष मौसम में ही, यहाँ कुछ विशेष मौसम में ही क्यों, ओनली का तो प्रयोग तो नहीं हुआ है, इसलिए दूसरा तो होगा नहीं। इस तरह की यात्राएं तो है नहीं, ट्रेवल्स तो है नहीं, और देशांतरण नहीं होता है। माइग्रेशन के लिए तो हम लोग प्रवसन शब्द का प्रयोग करते हैं, देशांतरण नहीं कहेंगे। कुछ विशेष प्रकार के मौसम में ही ओनली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन्स, ऐसा कुछ रहता तब हम लोग इसके बारे में सोच सकते थे। इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि नौवां का जो सही अनुवाद होगा वह पहला ही होगा। आगे देखते हैं, 10वां को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि 10वां का सही उत्तर क्या होगा। 10वां क्या है, नाउ लुक एट द नेम्स, सेंटेंस इंपरेटिव है। नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लॉथ इन द बुक। पीछे से चलेंगे कि पुस्तक में कपड़ों के विभिन्न प्रकार का नाम को देखें, है ना। अब शुरू में लगाएंगे, अब लिख करके बाकी पीछे से चलेंगे। अब इतना जान लेने के बाद विकल्प को पढ़ते हैं। अब कपड़ों के विभिन्न नामों की विविधता, यहाँ तो कपड़ों की विविधता के बारे में बात हो रही है ना, तो नाम की विविधता के बारे में नहीं कहा जा रहा है ना, इसलिए पहला को हम लोग छोड़ेंगे। दूसरा देखेंगे, इस पुस्तक में कपड़ों के विभिन्न प्रकार अब देखें। विभिन्न प्रकार, कपड़ों के विभिन्न प्रकार अब देखें, लेकिन नाम कहाँ गया, नाम तो छूट गया ना, इसलिए दूसरा को भी हम लोग यहाँ पर साइड लाइन करेंगे। अब तीसरा देखेंगे, अब इस पुस्तक में कपड़े के विभिन्न किस्मों के नामों को देखते हैं। अब इस पुस्तक में कपड़े के विभिन्न किस्मों के नामों को देखते हैं, ये हो सकता है, ये भाव दे रहा है। अब कपड़े की विविधता भरे नामों, ये ऐसा तो यहाँ पर तो भाव तो निकल करके आ नहीं रहा है, इसलिए 10वां को जो सही आंसर होगा वह तीसरा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड, आपने देखा कि किस तरह से ट्रांसलेशन से संबंधित प्रश्नों को आपको हल करना चाहिए। आशा करते हैं आप इस सेशन से काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। फ्रेंड, आप हमसे अवश्य जुड़ेंगे, हमारे कोर्सेज को देखें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। शुभकामनाएं।